सवाल ये है कि विधानसभा चुनाव के बाद विधान परिषद का ये जो चुनाव हुआ, एमएलसी का जो चुनाव हुआ, उसमें अखिलेश यादव के जो करीबी थे उनकी शिकस्त क्या कहती है, क्योंकि यादव लैंड भी वो बचाने में कामयाब नहीं रहे। हालांकि अब उनकी तरफ से कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि सत्ता का दुरुपयोग किया गया है यहाँ पर और गलत तरीके से ये चुनाव जीता गया है। तो तमाम सारे आरोपों के बीच में सवाल ये है कि अब जो नतीजे आए हैं सो नतीजे तो आए हैं। ऐसे में अब अखिलेश के पास क्या है करने के लिए, क्योंकि उनके जो सहयोगी थे या जो उनके बहुत करीबी थे, जो मीडिया सलाहकार उनके माने जाते थे, उन सब की भी हार हो गई। और इसके पहले आपने देखा था कि विधानसभा चुनाव में भी कुछ ऐसी तस्वीर देखने को मिली थी जब अखिलेश यादव के जो बड़े बड़े नेता थे, जो उनके बहुत करीबी थे, जो उनके थिंक टैंक में शामिल बताए जाते थे, उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा था। और अब एक बार फिर से विधान परिषद में भी वही स्थिति है, जिसमें आप जो लखनऊ से एमएलसी रहे हैं सपा के, उनका नाम भी आप शामिल कर सकते हैं, जिसमें हम सुनील सिंह साधन की बात कर रहे हैं। इसके साथ उदयवीर की बात करें तो आपने देखा था कि किस तरह से उनका पर्चा खारिज हो जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि अपने बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की हार के बाद अखिलेश की रणनीति क्या होने वाली है, वो अब क्या करेंगे, क्या वाकई में एकदम उनकी पार्टी अब बहुत मुश्किल के दौर में आ गई है। जो एक जोश कार्यकर्ताओं में था विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद, वो अब एक बार फिर से ठंडा पड़ जाएगा। क्योंकि अगर आप फर्रुखाबाद इटावा जैसी सीट नहीं निकाल पाते, अगर आगरा फिरोजाबाद जो आपकी दल की आती वो नहीं निकाल पाते, आजमगढ़ जैसी सीट नहीं निकाल पाते, तो बहुत सारे सवाल उठते हैं। इसी पर हम बात करेंगे। खुद अखिलेश अब इनसे दूरी बढ़ाना चाहते हैं और इसलिए वो पूरी तरीके से नहीं लगे। उदयवीर सिंह अगर शांत बैठते हैं, जब उनका पर्चा छिलता है तो उसको बहुत बड़ा मुद्दा अखिलेश की तरफ से नहीं बनाया था, एक दो ट्वीट्स कर दिए जाते, दैट्स इट। पुष्पेंद्र सर, इस पर आप क्या कहेंगे? पहले तो अमित, सुधीर, आशीष ने ग्राउंड रिपोर्ट दी। उसके बाद कासिम साहब ने एक शब्द बोला कि वो बीच जवानी में खर्च हो गए अखिलेश। और हेमंत तिवारी तो देखिए दादा है, तो दादा तो सीधे बोलते हैं और बेबाक बोलते हैं। उन्होंने सिर्फ सरेंडर से आगे जाके बोला। और मुझे भी वो बात याद है जब इन सबको एमएलसी बनाया गया था और जो मुलायम जी और उनके बीच में गुफ्तगू हुई थी, वो सारी गलियारों में थी कि मुलायम सिंह नाराज थे। बात सिर्फ इन सिपह सलारों की नहीं है। सबसे बड़ी बात जो हेमंत जी ने बोली है, जिसको जब से वार्ता शुरू हुई मैं वही बात कहना चाहता था, आप एक टीम को लीड कर रहे हैं और आप बाहर नहीं निकलेंगे तो आप कैसे जीतेंगे भाई? आप तो प्रेजेंस ही नहीं दिखा रहे। हारना जीतना तो बात की बात है ना। जैसे अभी शायद सुधीर ने कहा था, सरेंडर वर्ड यूज किया था। कल भी जब बात हो रही थी तो कासिम भाई भी थे, हमने भी यही शब्द यूज किया था कि लगभग सरेंडर किया। और कफील और गायत्री प्रजापति के परिवार की जो बात की, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, जो विधानसभा चुनाव के समय पे मोमेंटम बना था और लगा हार भले ही जाए लेकिन आपने उपस्थिति दर्ज कराई, दिखाई दिया चुनाव अच्छा है। उससे पहले जब ग्राम पंचायत चुनाव हुए थे और पंचायत चुनाव हुए तो उसमें ऐसा नहीं था। उसमें मेंबर्स, चाहे वो बीडीसी मेंबर्स हो, ग्राम प्रधान हो, जिला पंचायत सदस्य हो, वो गठबंधन प्रत्याशियों के रूप में अच्छे खासे नंबर में जीते थे। तो वो कहाँ चले गए? आप उन्हें भी नहीं सहेजेंगे, उनसे कहेंगे भी नहीं, उनसे कोई कहने नहीं। वो ठीक है, उन पर धन बल का प्रभाव होगा, सत्ता का भी प्रभाव होगा, उनकी इच्छा भी ये रहेगी कि भाई सत्ता वाले के साथ जुड़े, लेकिन आप कहीं दिखाई तो देते। ऐसा संभव नहीं था कि एक भी सीट ना आए, ये मैं मानने को कतई तैयार नहीं हूं। इसके लिए सिर्फ एक ही वाक्य है, सरेंडर सरेंडर और सरेंडर। और जैसा हेमंत जी ने कहा, कमांडर निकलेंगे नहीं। उदयवीर जी वाली जो बात है, जहां तक बात है, मुझे याद है कि वो एक ड्रामे के अलावा कुछ नहीं था। वो कुर्ता फटा, फड़वाया गया, फॉर्म आपने खुद गलत भरा या फॉर्म वाकई गलत था। अब वकील होते हुए खुद कैसे गलत फॉर्म भर देंगे? और वहां से आने के बाद कोई कार्यकर्ता उनके साथ नहीं, यानी आप तैयार नहीं थे किसी प्रदर्शन के लिए। सर ये उठता है कि फिर ये सब किसकी तरफ से करवाया गया? क्या ये खुद की प्लानिंग थी, खुद की तरफ से ये रची गई साजिश थी? नहीं, आत्मसमर्पण, सुषमा, सरेंडर, ओनली थिंग सरेंडर। कोई मोराल नहीं, कोई रणनीति नहीं। क्यों ऐसा करना चाहते थे? अब सवाल ये कि ऐसा क्यों करना चाहते थे? देखिए, अभी हेमंत जी ने भी कहा कि इसमें तो सत्ता दल वाले का भी पैसा लगता है और ये वो नैतिक मोरल रूप से मोरली इतना हार गए कि उन्हें लगा जीतेंगे नहीं तो 2 रुपया भी खर्च करने को तैयार कोई सा नहीं हुआ। जो कमाई थी अपनी जेब में रख लो, कोई खर्च नहीं करेगा। मैं नाम नहीं लूंगा, यहाँ के भी प्रत्याशी ऐसे हैं जिन पे पैसा था
वो पैसा खर्च भी कर सकते थे, और आपस में बैठ के बात हुई तो दूसरे प्रत्याशी ने कह दिया क्यों अपना पैसा खराब कर रहे हो। तो एक रिस्क था, वो रिस्क लेने को भी तैयार नहीं हुए। ये रिस्क आदमी कब लेता है? जब उसका नेता उससे जोश बढ़ता है, जब उत्साह बढ़ता है, जोश बढ़ते हैं। तो कोई जोश ही नहीं भरा गया, कैंडिडेट्स में जोश नहीं था, हम आएंगे, पार्टी में जोश नहीं था। अब इसके कारण देखिए, इसके कारण तो कई हो सकते हैं। विधानसभा चुनाव की हार, सरकार बनने का जो सपना टूटा वो, लेकिन ये ऐसा राजनीति में होना नहीं चाहिए। आप अगर खरगोन के लिए मायावती बोल रही हैं, जो खरगोन में हो रहा है सब जगह हो रहा है, आप तो कहीं बोल ही नहीं रहे, तो आप तो ऐसा लग रहा है जैसे विधानसभा चुनाव की हार के बाद सो गए जाके, उल्टा शिवपाल को और दुत्कार दिया, जिनकी वजह से आप अपनी जाट लैंड, अपने यादव लैंड में भी दिक्कत में आ गए। तो ये सारी नीति क्या दिखाती है? आप सो रहे हैं या सरेंडर करके बैठ गए? पुष्पेंद्र जी बताइए कि क्या ढलान आ गया है, क्या ये कहें हम अखिलेश के लिए? और मुश्किल कहीं ऐसा तो नहीं जो हाल बीएसपी का हो गया, जो कांग्रेस का हो गया, आप उसी टारगेट पे बीजेपी के वो हैं और अगले चुनाव? देखिए, पहले तो बहुत मजा आ रहा था, मैं बताऊं, पूरी चर्चा में आज मजा, बहुत आनंद आ रहा था। हेमंत जी जिस तरह से बोलते हैं, और मैं सोच रहा था कासिम साहब भी कि भाई कुछ तो पर्दादारी है, तो वो कुछ पर्दे और उठेंगे, जैसे कि अमित ने कहा था। लेकिन जो सवाल आपने मेरे पाले में डाला, ये सवाल बहुत मुश्किल है। देखिए, हम कोई भविष्य वक्ता कोई भी नहीं है, ना कह सकते, लेकिन जो वर्तमान हालात है ये उनके लिए बड़े एक, उनके अगर घर की बात करें, हेमंत जी भी जानते होंगे, तो घर में सन्नाटा है। सन्नाटा एक दो बातों से नहीं, कई बातों से है, जिसका इशारा अमित ने थोड़ा सा किया। परिवार के सब लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर करें तो क्या करें। अगर खुल के बोले, कोई सलाह देने लगे तो अखिलेश नाराज हो जाएंगे, और अगर बीजेपी के खिलाफ बोले तो वहां जाने का रास्ता बंद हो जाएगा। ये दुविधा परिवार के सारे सदस्यों में आ गई है। वो बुलडोजर का डर और छोटे नेताओं को हो सकता है, जैसा कासिम भाई ने कहा कि ये छोटा मोटा डर उनके लिए नहीं है। जो परिवार के लोग हैं, जो बिल्कुल कोर लोग थे, वही ये सोच रहे हैं कि कोई दिशा तो मिले। अगर अखिलेश के खिलाफ बोल देंगे तो आज ही बाहर, और अगर बीजेपी के खिलाफ बोल दिया तो वहां का रास्ता बंद। तो दोनों तरफ आदमी सोच रहा है, और अखिलेश जी खुद ऐसे, जैसे उसे कोप भवन कहूँ या उसे ये कहूँ कि भाई रूस के जैसे आदमी चला जाता है कहीं और वो नाराज होके या चुपचाप बैठे हैं। हालांकि मुझे कासिम साहब लगता नहीं कि वो राम गोपाल जी की बहुत सलाह ले रहे हैं, मुझे लगता है वो इस समय किसी से भी सलाह नहीं ले रहे। अगर किसी से भी सलाह ले रहे होते तो एक दो बातें कुछ अच्छी आती। हेमंत जी को तो उनके परिवार के बारे में पता है, बताएंगे। अखिलेश का जो इस समय चरित्र उभर के आ रहा है, जो पर्सनैलिटी उभर के आ रही है, वो एक बड़ी हताशा वाली और सरेंडर वाली है, जो होनी नहीं चाहिए थी। और दूसरी बात, पार्टी कोई भी हो, अब ये पार्टी तभी खड़ी होगी जब ये सड़क पर आंदोलन करेगी। खाली ट्विटर से और खाली लोगों से होगा नहीं। जैसा अभी हेमंत जी ने कहा था, कमांडर को उतरना पड़ेगा। अब मुझे लगता है अखिलेश अब नहीं तो थोड़े दिन में सड़कों पे मैदान में उतरेंगे, वास्तविकता को, हकीकत को समझेंगे। सवाल ये है कि क्या मायावती जैसी स्थिति बन रही है? पुष्पेंद्र जी, मायावती की भी स्थिति हमने देखी थी कि बहुत सारे करप्शन के एलिगेशंस, उनके कई सारे नेता मंत्री जो थे, उनके करीबी जो थे, इस चक्कर में एक एक करके निकलते चले गए और मायावती अलग थलग अकेली रह गई। क्या कुछ वैसी ही सिचुएशन अब अखिलेश के लिए भविष्य में बीजेपी की जो प्लॉटिंग हो रही है, ये जो प्लानिंग हो रही है, उसकी वजह से? नहीं, मैं वो स्थिति तो नहीं देख रहा हूँ। बात मैं वहीं से शुरू करूंगा जो आपने ट्वीट की बात हेमंत भाई से की थी, और जो मेरी अंतिम लाइन थी उस समय, मैंने यही कहा था कि वो यही रूपरेखा तैयार भी कर रहे हैं विधानसभा के जरिए। और यही इस समय देखिए, बुलडोजर बाबा कहें या योगी जी कहें, किसी के लिए अपमानजनक या कोई कहने का हमें कोई अधिकार नहीं है। जो भी काम हुए तो आम तौर पे जनता ने उसे सराहा। बुरा किसी, कोई अगर बुराई है या कहीं योगी जी में कोई कमी दिखाई देती है, तो वो बाहुबली हो या ठाकुर हो, एक ही आरोप उन पर लगता है कि उन्होंने ठाकुरों को संरक्षण दिया, और बाहुबलियों को भी जो बात हो रही है, चाहे वो बनारस की हो या दूसरी, इसके अलावा कोई बहुत प्रत्यक्ष दाग दिखाई नहीं देता। तो एक जो जाति वाला आरोप है, उसी आरोप को आगे बढ़ा के अखिलेश की राह खुलती है। इसीलिए अखिलेश ने भी तो वही किया था, सबसे तो कैंडिडेट यादव तो उन्होंने ही उतारे थे। नहीं जीते तो अलग बात है, जीते नहीं ना। आप नहीं समझ रही, आप हारे हुए हैं। आप मेज के उधर है, मैं मेज के उधर इधर हूँ। आप सरकारी पद पे, आप अधिक, तो मैं आप पर उंगली उठाऊंगा, आप मेरे पे उंगली नहीं उठा सकती, है ना? क्योंकि मुख्यमंत्री से अपेक्षा नहीं होगी कि वो जातिगत करे, बाकी करे तो कोई बात नहीं। तो उनका पॉइंट बनता है।
और इसके अलावा जो सृजनात्मक होना चाहिए, जो पॉजिटिव राजनीति होनी चाहिए, महंगाई को लेके या जो आवारा पशु थे उनको लेके, उनको ना लेके और सिर्फ यही बात करना, यही दर्शाता है कि वहाँ अभी जो थॉट प्रोसेस है वो चालू नहीं हुआ सपा में कि लड़ना कैसे है, रणनीति क्या बनानी है। इसीलिए आज ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल वो हारे हुए, थके हुए या वैसे बैठे हैं। ईडी वगैरह की जो बातें हैं वो अपनी जगह हो सकती हैं, कुछ नेताओं तक वो सीमित हो सकती हैं, सबके लिए मैं उसे नहीं मानता। और इसीलिए मैं ये नहीं मानता कि वो मायावती जैसे हालात में है। उनके पास अभी भी यादवों का वोट बैंक है और मुस्लिम वोट बैंक है। उन्हें तो चाहिए कि वो और कुछ जातियों को जोड़ के अपने वोट बैंक का विस्तार करें और अगले चुनाव की तैयारी करें। और वो उसी तैयारी के तहत एक तरह से ब्राह्मणों को साथ लाने के लिए ठाकुरों की बुराई है। अगर वो ठाकुरों की बुराई कर रहे हैं तो कई ब्राह्मणों को उकसाना चाह रहे हैं। तो ये जो राजनीति है वो जातिगत राजनीति है वोट वाली। लेकिन अभी जो हालात है उसमें और बड़ा सोचना होगा। जब तक वो जनता की समस्याओं के लिए आंदोलन नहीं करेंगे तब तक उनकी पार्टी में वो जान नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी मायावती के मुकाबले मैं अभी ये नहीं मानता कि सपा की वो हालत हो गई है, क्योंकि इनका एक स्थिर वोट बैंक है।